आज के चैप्टर में जो टॉपिक है वो है फोर्स। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स को कहते हैं बल। जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में दोनों ही लोग बल लगा रहे हैं। अब चाहे ये इसे इधर खींचना चाहता है, चाहे ये इधर खींचना चाहता है, लेकिन दोनों बल लगा रहे हैं। अब दोनों जो बल लगा रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? अगर कोई व्यक्ति एक जगह पे खड़ा है, उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर स्टेट, यानी कि उस समय जहां पर वो खड़ा है, ठीक है, जहां पर वो खड़ा है। अब देखिए फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु होती है जब वो अपने विश्राम यानी कि एक ऐसी स्थिति में होती है जहां पर वो समान शांत खड़ी है, जैसे ही उस पर कोई बल लगता है तुरंत वो अपनी गति पकड़ती है। यानी कि फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ द रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। इमीडिएट जैसे ही कोई बल लगता है तुरंत मूवमेंट आती है। ये जो बल है, ये बल क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज एक्सेलरेशन, गति इन इट्स डायरेक्शन। अगर एक व्यक्ति का फेस इस तरफ है तो इधर जो बल लगेगा वो क्या करेगा? जिस तरफ उसका फेस है उस तरफ की ओर ही तो बल क्या करता है? जैसे ही फोर्स आती है तुरंत गति मिलती है और वो उस सेम डायरेक्शन में चलने लगता है। सिमिलरली, समानतः यू कैन इजिली विजुअलाइज वेरियस फोर्सेस इन ए फ्लाइंग एरोप्लेन। जब एक एरोप्लेन होता है तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ बल या कुछ फोर्स लगती है, जैसे कि एक ग्रेविटी की फोर्स होती है, दूसरी उसके विंग्स पर लगती है क्योंकि वो उड़ रहा होता है, और तीसरी फोर्स उसके अपने इंजन की होती है क्योंकि इंजन उसे आगे की ओर लेके जाता है। ये एक एरोप्लेन है और यहां पर एक तो इंजन इसे इस तरीके से बल नंबर 1 इसे आगे उड़ा के जा रहा है, एक सामने से हवा आ रही है 2 नंबर का बल, और एक ग्रेविटी की ओर होता है इसका बल 3। तो 3 प्रकार के बल इस पे देखने को मिलते हैं। तो तुरंत बल लगने से इसमें चेंज होता है। अगर फोर्स के मेजरमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट इसे न्यूटन के नाम से या न्यूटन इसके लिए एक यूनिट रखी गई है। जैसे कि एग्जांपल में 1 न्यूटन की अगर आप बात करें टू ए मास। अभी मास क्या होता है? मास मान के चलो ये कोई भी वस्तु है ना, ये कोई भी वस्तु है। अब इसको कहा आपने कि ये 500 ग्राम की है, ठीक है जी, या 500 ग्राम की है। अब देखिए इसके अंदर जो कुछ होगा ना, कुछ किसी चीज से, किसी धातु से मिलके ये बनी है, उसे बोलते हैं मास, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग मास। तो मास से मिलके बनी ये वस्तु है और वस्तु को हमने तुरंत क्या उसके वजन से नापा। ऐसे एरोप्लेन में बहुत कुछ चीजें हैं जिनसे वो बना है, लेकिन बनने के बाद उसका एक वजन बना है। तो यहां पर जब हम किसी भी चीज पर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं मास के हिसाब से, तब उसका वजन निकल के आता है 1 किलोग्राम, है ना। हम उसे वजन को हमेशा किलोग्राम में नापते हैं, है ना, वजन को किलोग्राम में नापते हैं। तो कैसे पता चलेगा? उस पर फोर्स लगी 1 न्यूटन, तो तुरंत हम उसके जो जिस चीज से वो बना है मिश्रण से, उसका एक वजन नाप देते हैं, उसे बोलते हैं 1 किलोग्राम। इट मेक्स अ ऑब्जेक्टिव मूव्स विद एन एक्सेलरेशन। तुरंत उसके अंदर मूवमेंट को हम देखने मिलते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से भी वो मूवमेंट करता है। यानी कि अगर मूवमेंट की बात करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो होगा, और अगर उसका वजन नापोगे तो किलोग्राम के हिसाब से होता है। तो यहां पर जो फोर्स है, वो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटीज है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अब वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है? इसमें एक परिमाण है जिसे मैग्नीट्यूड्स बोलते हैं। अब इन्होंने यहां से रखा है कि ये कोई चीज है, इसका एक हेड है, इसका एक हेड है और इसकी एक टेल है, यानी कि एक शुरुआत और इसका एक अंत है ना। हम मान के चलते कोई व्यक्ति यहां से और वहां तक दौड़ रहा है, एक लंबाई है पूरी की पूरी, और हम उसके 2 हिस्सों के नाप कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एक बल की मात्रा है या उसकी ताकत होती है। एक व्यक्ति ए से बी तक पहुंचने में जो बल लगाएगा, ताकत लगाएगा, वो उसकी मैग्नीट्यूड होगा, और जिस दिशा में वो अपनी बल लगाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये एरोप्लेन उड़ रहा था, इसमें एक मैग्नीट्यूड था, क्योंकि उसको मान के चलते हैं दिल्ली से, उसको मान के चलते हैं मुंबई जाना है।
है ना, उसे मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई तक उसे जाने के लिए एक बल की जरूरत पड़ेगी, उसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जिस डायरेक्शन में वो उड़ेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि दिशा बिंदु होगी। और उसी में ही एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा जहां पर उसका बल लग रहा होगा। मान के चलते इस एरोप्लेन में यहां बल लग रहा है एग्जांपल के रूप में, ये थर्ड पॉइंट मैंने कर दिया, यहां बल लग रहा है, उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये आगे हमें समझेंगे इसको। अब जैसे न्यूटन का लॉ, न्यूटन लॉज भी है मोशन को ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इमेज है। पहली इमेज यानी कि फर्स्ट लॉ क्या बताता है, जब भी कोई व्यक्ति एक सीधी लाइन में चलता है, सीधी लाइन में चलता है, वो जब तक ही चलता है जब तक कोई अवरोध ना आए, जब तक कोई अवरोध ना आए। लेकिन जैसे ही ऑपोजिट अवरोध आएगा तुरंत क्या करेगा, वो चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को, या वो गिर जाएगा या वो रुक जाएगा, है ना। यहां पर इमेज में हम देख रहे हैं ये व्यक्ति सीधा जा रहा है, तुरंत एकदम अवरोध आया कुछ, ये देखो यहां पर अवरोध आता है और ये तुरंत क्या हो व्यक्ति यहां पर गिर रहा है। तो ये क्या है, एवरीबॉडी कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू द चेंज। जब तक कोई फोर्स नहीं आएगी वो चेंज नहीं होगा। ऐसे में सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मान के चलो अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, पहले एक डायरेक्शन ये आती है, ये इसको पहुंचा देता है, फिर ये इस डायरेक्शन में इसको बोल रहा है, बॉल पे फोर्स आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज दैट द एक्सेलरेशन। जिस तरीके से आप दबाव जिस तरफ डालेंगे उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, उसी तरह की उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, यहां पे पहली चीज बोली जा रही है जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी तो ये उड़ता ही रहेगा। दूसरी पॉइंट, दूसरा लॉ कह रहा है यहां पे हमने इसे इस डायरेक्शन में उड़ाया है, तो इस पे जो बल जिस डायरेक्शन में इसको ही तरफ को ये उड़ता जा रहा है। और तीसरा जो आता है वो कहता है टू एवरी एक्शन मेक ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा हो सकता है कि जब इस व्यक्ति ने इसे फोर्स किया तो ये एक रबर की बॉल है मानो, तो ये लगने के बाद उसी फोर्स से वापस आई है ना, उसी फोर्स से वापस आई है। तो यहां पर तीन लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जब भी कोई अवरोध या फोर्स, जब भी कोई फोर्स जिस डायरेक्शन में होती है इंसान उस डायरेक्शन में चल रहा होता है, जब तक अवरोध नहीं आएगा वो नहीं रुकेगा। दूसरा यहां पर लॉ कहता है कि जब आप किसी भी एक दिशा की ओर डायरेक्शन में एक बल देते हो तो वो उसी डायरेक्शन में उड़ता चला जाता है या चलता चला जा रहा है, और वही उसकी क्या है, गति बन जाती है, क्योंकि आपने उसे फोर्स किया, एक्सीलरेट किया है। और तीसरा बोलता है कि जब भी कोई एक्शन किया जाता है तो वहां पे दोनों चीजें हो सकती है, इक्वली हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन भी आती है। यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया गया, तो ये सेकंड इमेज है और यहाँ पर ये थर्ड इमेज है। ठीक है, आगे हम वर्क को पढ़ेंगे। देखिए वर्क हमेशा एक कार्य होता है और हर व्यक्ति कहता है कि हमने कार्य कर लिया है, हमने कोई कार्य किया है। अब देखिए कार्य क्या है, कार्य जब हम बल उस बिंदु पर लगाया जाता है, उस बिंदु पर बल लगाया जाता है तो वह बिंदु उसी दिशा में बढ़ता है जिसमें बल लगाया जाता है। अब इसे हम समझते हैं वर्क कहते किसे हैं। मान के चले यहाँ पर इमेज में ये व्यक्ति अपने हाथों का बल इस लैपटॉप के कीबोर्ड पे लगा रहा है, तो वर्क डन बाय ए फोर्स, इसने इस पे फोर्स लगाया है तो इसने अपना काम खत्म कर दिया। इसका यही काम था कि इसने फोर्स लगाया, काम खत्म हो गया। लेकिन इट्स पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसने नीचे की ओर बल लगाया है, तो ये जो यहाँ पे बटन था इसने भी नीचे की ओर ही गया है, ये बटन भी नीचे की ओर ही गया है, इसने फोर्स नीचे की ओर लगाया। तो जब फोर्स नीचे की ओर लगाया गया है तो बटन भी नीचे की ओर ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो जब हम बल लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिंदु पे तो वो बिंदु उसी दिशा में बढ़ता है जिस पे हम बल लगाते हैं, इसे हम लोग काम बोलते हैं। अब किसी के भी काम को आप कैसे मेजर करोगे, तो हमेशा इसे मेजर करने का कुछ तरीका है, जिसे करने का तरीका है W बराबर F इंटू डी। तो W वो किया गया कार्य, आपने कहा मैंने कोई कार्य कर लिया है। अब हम इसे कैसे करेंगे, जिस दिशा में आपने बल लगाया है, तो आपने बल किस दिशा में लगाया है, ठीक है, उस बल में किस दिशा लगाया है, गुना हम उसमें क्या करते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है ना, विस्थापन यहां पर आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो हमेशा फोर्स इज अ मेजर, मतलब वर्क जो हुआ है जिस फोर्स है, फोर्स इज मेजर बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अनदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट।
तो सीधी सी बात है, यहां पर बल लगा, इस पॉइंट पर बल लगा और इस पॉइंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तुरंत उसने अपने प्लेसमेंट को बदला है। यही तो हम शुरू में ही पढ़े हैं, हमने यहां पर पढ़ा है फोर्स के बारे में, और यहां पर फोर्स क्या बता रहा है कि अचानक से कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे उस पर बल लगेगा वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा ही करेगा। तो जब उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो काम को भी हम ऐसे ही जांचते हैं। जब कोई कहता हमने काम कर दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति एक जगह पर खड़ा नहीं रहा है, उस व्यक्ति ने जिस डायरेक्शन में जो काम उसे दिया गया था उसने वो काम कर लिया, जिसके लिए उसे उठना बैठना पड़ा होगा, चला गया होगा, उसने सामान बोझा ढोया होगा, तो उसने अपना काम किया है। एनर्जी यानी कि एनर्जी होती क्या है? एनर्जी हमें काम करने की क्षमता होती है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह में कोई भी सामान को खिसका रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमें जो क्षमता आती है हमारे अंदर, वही हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी काम हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इन मैनी फॉर्म्स। जैसे कि कोई पोजीशन में बैठा है, कंपोजिशन की बात करोगे तो ऐसे में हमारी जो एनर्जी आती है उसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा खाना खाया है, आप खाना खा के आपके अंदर एनर्जी आ गया है, तो आप एनर्जी में आप हमेशा बोलते रहोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा काम करना है, मान के चलो कोई सामान कहीं पे पहुंचाना है, तो आप शांति से बैठ गए। अब आप शांति से बैठे हो, एक पोजीशन में बैठे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एनर्जी को रोक पा रहे हो, है ना। किसी चीज में बनने में आपने प्रोटीन खाया है, वो आपके अंदर क्या एनर्जी डेवलप कर रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट लिया, वो आपको एनर्जी डेवलप कर रहा है, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है जी? एनर्जी हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, हम उस एनर्जी की बात करें जो पहले से हमारे अंदर स्टोर रहती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो स्टोर्ड एनर्जी इज ए पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिवर्स के अंदर वो अलग अलग तरीके से हो सकती है ना। तो ये जो एनर्जी जिसे हम स्टोर करते हैं, ये हमेशा डिपेंड इस बात पे करती है कि आप किस ऑब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल करने वाले हो। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी को तो दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा आइटम है या कोई ऐसी मशीन है जिसमें हम इस स्टोर की गई एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, अगर हम उसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होंगे एनर्जी के, और जो कि इसके अंदर एक प्रकार की गति को डेवलप करेगी, जिसे काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब हमारे अंदर एक पावर होती है ना, हम उसे पावर बोलते हैं। अब देखो एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या आ रहा है यहां पर। आप देखो एनर्जी क्या है? हमारे अंदर काम करने की काबिलियत या शक्ति होती है, और जब हम उस शक्ति को ट्रांसफर करते हैं उस काम में, जब हम उस शक्ति को ट्रांसफर करते हैं काम में, तब वो हमारे लिए पावर बन जाती है। देखिए मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं काम कर सकता हूं, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब बहुत अलग है। यानी कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, पावर मेरे अंदर बाद में आई है, पहले मेरे अंदर एनर्जी आई है। अब मैं आराम से बैठा, उसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। काम करने की क्षमता मेरे अंदर एनर्जी है। अब मैं इस क्षमता को जब अपने काम में यूज करूंगा, ट्रांसफर करूंगा समय अनुसार, तब वो क्या हमारे लिए एक पावर या शक्ति के रूप में दिखेगी। अब इस शक्ति को कैसे आप जांचोगे? शक्ति कार्य को भाग करते वक्त के अनुसार, है ना, कार्य को भाग करते वक्त के अनुसार। तो हमेशा वक्त के अनुसार कार्य बदल जाते हैं। जब आप यंग पीपल होते हो तो आप ज्यादा काम कर सकते हो, तो कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब आपके अंदर पावर बहुत आ गई है, आप ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हो। लेकिन जब आप ओल्ड होने लगते हो तब इसमें इस तरह की दिक्कतों में आ सकती है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मशीन में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक सिंपल मशीन होती है। सिंपल मशीन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है, कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो एनर्जी को काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलो कोई नर्स होती है, नर्स हमेशा एक पेशेंट को कोई ना कोई इंजेक्शन देती है। अब जब वो इंजेक्शन दे रही है, भाई आप क्या मतलब है इसका, क्या समझते हो? हम और आप एक नर्स है, हम जब पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे, तो क्या हम एक ए पोजीशन से उठ के क्या हम पेशेंट के पास नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और क्या हम उसको एक इंजेक्शन नहीं लगाने वाले हैं? बिल्कुल लगाने वाले। ये जो हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे, इसे लगाने में हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये एक सिंपल मशीन्स का एक एग्जांपल यानी कि उदाहरण है।
है ना। तो हम इसमें एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमारी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है काम करने में। अब कुछ इसका एक और प्रिंसिपल आ जाता है, वो फ्रिक्शन के अनुसार होता है। तो यहां पर एक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि घर्षण की बात करते हैं। तो घर्षण क्या होता है? घर्षण क्या होता है? जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं, उसमें जो रगड़ दी गई है वो घर्षण होता है, वो फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो हमेशा जो ऑपोजिट मूवमेंट होती है बॉडी की, वो एक दूसरे के ऑपोजिटली जब सरफेस से टच करती है बार 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 बार, तब उससे एनर्जी डेवलप होती है ना। तो फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का ऐसा एक कार्य है जिसमें फोर्स ऑपोजिट, दो सरफेस आपस में मूवमेंट करती है तो फोर्स आती है ना। एक घर्षण सी डेवलप हो रहा है, वहां पे फोर्स है एक प्रकार की फ्रिक्शन। तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन के द्वारा, जिसे हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, है ना। तो फ्रिक्शन क्या हुआ? फ्रिक्शन एक प्रकार की फोर्स है जो हमेशा दो हिस्सों को आपस में लग के, दो ऑपोजिट आपस में लगने से, जो सरफेस जो है दो अलग अलग सरफेस के आपस में रगड़ने से शरीर में भी एक ऊर्जा डेवलप हो सकती है। यानी कि अगर हम हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो एक हीट डेवलप हो सकती है, और ये हीट जो फ्रिक्शन से डेवलप हुई है ये हमारी इंटरनल एनर्जी है ना। बहुत बार हम लोग थर्मोमीटर के द्वारा जांचते हैं, पता चलता है कि हाँ हमारा टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही एनर्जी का भी पता चलता है। तो जब दो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं जब वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं तब उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्लिप नहीं होते एक दूसरे के साथ, तब उसे फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इसे स्टैटिक फ्रिक्शंस भी बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है? लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहे हैं, स्लिप ऐसे रगड़ गए नहीं, पूरा बराबर फ्रिक्शंस हो सकता है वहां पर, है ना। ये हमारा क्या देखने को मिल रहा है? स्लिप है या स्लिप नहीं है, ऐसे में दोनों में अलग मिलेगा। अब देखिए, दो आपस में रगड़े हैं, दो हाथ आपस में रगड़े हैं, इसमें एक अलग चीज है। और दो हाथ ऊपर पे, आप ऊपर ऐसे हाथ में हाथ मिलाओगे, घर्षण नहीं करोगे, आप ऐसे हिलाओगे, तो दोनों में फ्रिक्शंस अलग अलग है। तो एक फ्रिक्शन काइनेटिक है जो ऊर्जा डेवलप कर रहा है, एक फ्रिक्शन ऐसा है अलग तरह का जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहां पर एक लीवर का चित्र दिया गया, आखिर लीवर कहते किसे हैं? अब देखिए, इस लीवर में हम ऐसे डायग्राम समझेंगे। ये एक प्रकार का लीवर यहां पर है जो इसमें दिख रहा है। इसमें देखो कि ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से पूरी छड़ लगाई गई है ना। तो ये क्या डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन इसमें भी ये छड़ ही है, इसमें जो बल आ रहा है वो इस बिंदु पर बल आ रहा है ना। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इस बिंदु पर इसका बल आ रहा है। अब देखो इसमें होता क्या है, लीवर एक प्रकार का सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी हमने सिंपल मशीन का प्रिंसिपल देखा है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन, उसका सिद्धांत क्या था। तो एक लीवर का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का। इसमें एक रिजिड बार होती है, एक छड़ है, ये लंबी सी इसमें देखने को मिल रही है, जो हमेशा मूव करती है एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर। उसे हम लोग फुलक्रम बोलते हैं। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फुलक्रम बोलेंगे, है ना, फुलक्रम बोलेंगे। सो एक कठोर छड़ जो एक बिंदु के चारों ओर घूमती है उसे हम आधार बिंदु कहते हैं या फुलक्रम भी बोलते हैं। इसमें तीन भाग देखने को मिल रहे हैं। एक एफर्ट लग रहा है, यानी कि आप अपने हाथों से एफर्ट लगा रहे हो। यहां पर ये जो रेड वाला हिस्सा है, ये जो रेड वाला हिस्सा, इसे प्रयास बोल रहे हो। एक प्रतिरोध है, जब आप प्रयास कर रहे हो तो आप आसानी से तो कर नहीं पाओगे, उसके विपरीत भी कोई प्रतिरोध लगेगा। और एक आधार बिंदु होगा जो बीच में यहां पर अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें तीन तरह की चीज देखने को मिल रहा है। तो ये लीवर एक एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का, है ना। पीछे में देखेंगे तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे सिंपल मशीन किसे बोल रहे थे। कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है जिसे हम काम में यूज कर रहे हैं और एनर्जी डेवलप कर रहा है। लीवर एक एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एनर्जी डेवलप कर रहा है। अब लीवर में तीन प्रकार के यहाँ पर क्लास देखने को मिली है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास ऑफ द लीवर किसे बोलते हैं? जैसे कि सीजर। अब देखिए, सीजर में क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर एक बिंदु है बीचों बीच, यहां पर आप अलग काम करोगे, इसका आउटपुट अलग होगा, है ना। इसमें आधार बिंदु बल होगा और प्रतिरोध दोनों के बीच में होगा। तो आप सोचने वाली बात है कि इन दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये इस तरह से चल रहा है और ये इस तरह से चल रहा है। हमें लग ऐसे रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो प्रकार का बल देखने को मिल रहा है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्लास ऑफ द लीवर हुआ। फुलक्रम इज द सिचुएटेड समवेयर एल्स बिटवीन एफर्ट एंड द रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। इसमें फुलक्रम यानी कि आधार बिंदु जो है वो बल और प्रतिरोध के बीच में है। आधार बिंदु के बाद कोमा और बल और प्रतिरोध के दोनों के बीच में है। दूसरा सेकंड क्लास ऑफ द जो लीवर है, इसमें रेसिस्टेंस अलग है, रुकावट। आपको पता है ना, ये ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन कैसे होगा, सिलेंडर, ये होगा ना ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो यहां पर एक वाल्व होता है और यहां पर पाइप है। तो भाई ऑटोमेटिक पाइप है, समझो, ऑटोमेटिक पाइप है। लेकिन यहां पर जो गैस है वो जब यहां से खोलोगे जब भी तो बाहर जाएगी। तो यहां पर बीच में अवरोध है। तो देखो, रेसिस्टेंस यानी कि अवरोध इज सिचुएटेड इन बिटवीन। अब समझ में आ गया। फुलक्रम यानी कि आधार बिंदु ये हो गया बीच में, ये ऊपर की ओर वाल्व हो गया, और एफर्ट हो गया। समझो इस बात को कि यहां पर अलग से देखने को मिल रहा है। ये सेकंड क्लास ऑफ द लीवर हो गया। तो पहले में एक सीजर है जिसमें आधार बिंदु बल और प्रतिरोध के बीच में है। दूसरा सेकंड क्लास ऑफ द लीवर हो गया, वो जो अवरोध है वो कहां हो गया, रेसिस्टेंस जो है ये कहां हुआ, जो सिचुएटेड है बीच में आधार बिंदु के और हमारे एफर्ट के यानी कि बल के बीच में। ऐसे थर्ड क्लास ऑफ द लीवर है। थर्ड क्लास ऑफ द लीवर कहां सिचुएटेड है, रेसिस्टेंस और आधार बिंदु के बीच। अब यहां पर रेसिस्टेंस कहां आ रहा है, देखिए ये एक मसल्स है। अब आप समझ के देखिए, आपने देखा ना ये मसल्स हैं यहां पर, ठीक। अब जैसे ही इसने कोनी को ऊपर की ओर लेके गया तो मसल्स ऊपर की ओर गई है, जैसे ही नीचे आया मसल्स नीचे की ओर आई। तो यहां पर मसल्स इस तरह से चीजें काम कर रही है। तो यहां पर क्या आया, एफर्ट कहां है ना, एफर्ट कहां है। आप देखोगे यहां बीचों बीच दर्द होता है ना, बीचों बीच दर्द होता है। तो एफर्ट कहां आई, रेसिस्टेंस और फुलक्रम के बीच में आ गई। तो ये एक प्रकार का थर्ड है। तो इसमें बाइसेप ब्रैकी, बाइसेप्स ब्रैकी, इसमें एक्शन होता है फोर्स से। भाई आपने ये गट्टे से फोर्स पीछे को लिया है ना, भाई पीछे को लिया ना, हाथ आपने पीछे की ओर किया है, तो कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है ना मसल्स में। तो ये क्या है, एक्शन है जो थर्ड क्लास ऑफ द लीवर में देखने को मिलता है। अब पुली की बात करते हैं। आखिर पुली क्या है, पुली एक प्रकार का पहिया होता है जो चारों ओर एक रेखा या रस्सी से घूम सकता है, जो अपने केंद्र के एक एक्सेल के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो पुली किससे मिलके बनी होती है, व्हील से मिलके बनी होती है। यहां पर ये व्हील देखने को मिलता है जिसमें कोई ग्रूव या रिम नहीं है, जिसके चारों ओर कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रकार की रस्सी हो सकती है जिसके माध्यम से ये घूमेगी। अब यहां पर रोटेशन होंगे जो उसी एक्सिस के चारों ओर घूमेंगे, लेकिन यहां पर एक्सिस की बात करोगे तो वो बीचों बीच में होने वाला है, ठीक है, वो बीच में होने वाला है। और इसे हम सपोर्ट करते हैं एक प्रकार के फ्रेमवर्क के साथ। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये पुली है और यहां पर हमने दो खंबे खड़े कर दिए तो पुली रुक गई। अब आप इसके ऊपर से आप कोई भी चीज ले लो, अब चाहे यहां पर एक कुआं हो, चाहे आप कुएं की बात कर लो, यहां पर एक आदमी है जो इसको खींच रहा है पानी को, है ना, ऐसी तो काम होता है। तो पुली वगैरह पुली हम कर सकते हैं। तो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं दो प्रकार की पुली देखने को मिली। फिक्स्ड पुली है, जब ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के साथ फिक्स्ड हो जाती है। एक मूवेबल पुली होती है जो कि मूवेबल है, जो घूमती है ना। ये एक छड़ है, इस पे फ्री घूमेगी तो ये मूवेबल है। एक फिक्स्ड है ना, ये पाइप के साथ फिक्स्ड है, अब ये हटेगी नहीं, इसके बीच में गोलियां होंगी और ऊपर रिंग की तरह दौड़ेगी। तो ये होगी क्या, एक फिक्स्ड हो गई। तो मूवेबल और फिक्स्ड ऐसी पुलियां दो तरह की होंगी। और ये पुली एक प्रकार का पहिया होता है जो चारों ओर एक पर्टिकुलर एक जगह के चारों ओर वहां पे घूम जाता है, जिसपे एक केंद्र होता है, एक्सिस से या एक्सेल हम इसको बोलते हैं, एक एक्सेल की तरह होता है ना। एक्सेल जैसे पहिया, साइकिल का पहिया है, गाड़ी का पहिया, वो उसके अंदर एक एक्सेल होता है ना, एक बीचों बीच उसमें एक एक्सेल होता है और उसके चारों ओर वो घूम जाता है, ठीक है। ट्रैक्शन, अगर ट्रैक्शन की बात करें तो आपने सबने हमने और आपने सुना है कि थॉमस स्प्लिंट भी एक ऐसी चीज होती है ना। और ये ट्रैक्शन सुना है ना, इवन यहां तक आपने सुना होगा स्किन भी ट्रैक्शन होता है,
बोन भी ट्रैक्शन होते हैं। तो आखिर ये ट्रैक्शन होता क्या है ना? देखिए, ट्रैक्शन एक एप्लीकेशन है, कोई अलग नहीं है। आपके पास एक तरीका है जिसमें आप जो फोर्स यानी कि बल लगते हैं उनको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब आपने यहां पर पैर को उठा तो दिया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसको दर्द दो हिस्सों में हो सकता है बड़े प्यार के साथ, या तीन में भी हो सकता है, मान के चलते। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ रही है, ठीक है, क्यों आके यहाँ पे फोर्स आ रही है। अब इस फोर्स को आप बैलेंस कीजिए। पहला होगा फिक्स्ड ट्रैक्शन। आप कोई थॉमस स्प्लिंट ले लीजिए, इसके नीचे लगाइए और आप इसे हैंग कर दीजिए, तो इन पैरों में दर्द नहीं महसूस होगा, ठीक है, थॉमस स्प्लिंट हो गया। दूसरा, एक बैलेंस्ड ट्रैक्शन रख लीजिए, जैसे कि किसी के पैर में, सिर में, साइड में बैठ के आप एक बैलेंस ट्रैक्शन लगा दीजिए। इसमें एक छोटा सा वजन क्या कर सकते हो। तो ये पैर हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये पैर हिले डुले ना, ये यहां पर बेड है ना, ये यहां पर बेड है। तो हम इसे यहां पर क्या करेंगे, पुली लगा देंगे, इस पुली के ऊपर को लाएंगे और एक यहां पर वेट लगा देंगे। अब इस वेट से होने वाला क्या है, इस वेट से ये होगा कि ये इसको सपोर्ट करके रखेगा, है ना, इसको एक सपोर्ट करके रखेगा। तीसरा, रूसल ट्रैक्शन होता है, ये एक प्रकार का स्लिंग होता है। स्लिंग, एस फोर सपोर्ट, है ना, एस फोर सपोर्ट। ये क्या करता है, घुटनों को सपोर्ट देना हो, इन सब में काम करता है। अब जैसे एग्जांपल है, ये एक प्रकार का स्लिंग है या रसल स्लिंग है। इन्होंने यहां पर देखो, ये तो प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन ये एक कपड़े से इसको यहां टांग दिया है ना, ये पैर में भी कपड़ा लगा दिया है और जब इन्होंने पुली से जोड़ दिया। यहां पर कोई हड्डी का नहीं है, कोई स्किन का नहीं है, बल्कि स्लिंग के रूप में काम कर रहा है। स्लिंग यानी कि सपोर्ट। एक्स्ट्रा कपड़ा लेके, आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, जब किसी के हाथ में चोट लग जाती है तो हमेशा उसको पास में रख दिया जाता है, एक स्लिंग लगा देते हैं, कपड़ा लगा दिया था। बहुत बार हम लोग बटन खोल के उसमें हाथ डाल देते हैं, एक तिकोना पट्टी लेके गर्दन के चारों ओर से घुमा के लाके बांध देते हैं। दैट इज द ट्रैक्शन। ये भी ट्रैक्शन का एक हिस्सा है। एस फोर सपोर्ट, है ना, रूसल ट्रैक्शन, यहां पर सपोर्ट देते हैं हम। तो तीन तरह के ट्रैक्शन होंगे, फिक्स्ड ट्रैक्शन, बैलेंस्ड ट्रैक्शन और रूसल ट्रैक्शन। यहां पर एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यानी कि आप कैसे अप्लाई करने वाले हो सिद्धांतों का, ग्रेविटी ऑफ द सिद्धांत, जो ग्रेविटी के जो सिद्धांत है उनका नर्सिंग में कैसे इस्तेमाल करने वाला हो। देखिए, नंबर एक, जैसे कि आपने पढ़ा है साइनोवियल फ्लूइड होता है घुटनों में या हड्डियों में, वो काम क्या करता है, वो काम करता है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से बचाता है। अच्छा, घर्षण आएगा तो क्या होगा आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, है ना। तो साइनोवियल फ्लूइड होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं यहां से, एक इस तरह की एप्लीकेशन है जिसकी वजह से घुटनों में हमारा साइनोवियल फ्लूइड बना रहे, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो हुआ क्या है, अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जब आप बेड सोर को समझते हो तो बेड सोर से आप क्या समझते हो कि घर्षण हुआ। अब घर्षण से हीट तो होनी थी, वुंड थोड़ा ना होना था, लेकिन इसने बाहर को घर्षण किया, फोर्स डाली, लेकिन फिर भी वहां पर वुंड बन गया। तो अपोजिट इक्वल डायरेक्शन हो सकती है फोर्स की, जितना आप ऊपर की ओर हीट दोगे उतना ही अंदर तक भी टिश्यू खराब हो सकता है। एनर्जी के बारे में आप क्या समझते हो, एनर्जी मदद करती है एक नर्स की ये समझने में कि आखिर आप एनर्जी का यूज कैसे कर लेते हो। जैसे कि आपने इंजेक्शन किसी को लगाना है, तो आप अपनी जगह से तो उठ के जा रहे हो ना, आप अपनी जगह से उठ के जा रहे हो, तो उससे क्या हो गया, आपको एनर्जी आप यूज कर रहे हो। दूसरा, आपने लीवर को समझा था। लीवर एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है ना। एक छड़ है उसमें लोहे की, और उसके अंदर एक केंद्र बिंदु है जिसे आधार बिंदु बोल रहे, और एक फोर्स लग रही थी। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक नर्स हेल्प करती है ये समझने में कि आप मशीन को ऑपरेट कैसे करोगे। कोई भी मशीन हो, आप सीजर कैसे चलाओगे, फोर्स कैसे चलाओगे, सिलेंडर कैसे खोलोगे, ये सब चीज आपको तो सीखना है। एज ए नर्स हमारी मदद करती है प्रिंसिपल्स। दूसरा, लीवर हमारी कैसे मदद करेगा, हम फंक्शंस को सीखते हैं, हम जॉइंट्स के बारे में सीखते हैं, हम फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस के बारे में सीखते हैं, हम कितना वेट उठाना है, पुली कितना उठा सकती है, कैसे उठाना है शरीर को, ये सब फिजिक्स ही तो है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेविटी इन ए नर्सिंग।